नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछले उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। दरअसल पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मसूरी में भी मौसम सुहावना होने से पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं। वहीं बारिश के कारण माल रोड पर चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम बाधित हुआ है। कई जगहों पर जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कई जगहों पर तो लोग मई के महीने में ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको मसूरी की नजर आ रही हैं, जहां बारिश के बाद मौसम सुहावना नजर आ रहा है। हालांकि जो माल रोड पर काम चल रहा है उस पर असर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। दरअसल वहां पर सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का काम किया जा रहा है, लेकिन बारिश की वजह से काम पर असर पड़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं मौसम का असर हेमकुंट साहिब की यात्रा पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बर्फबारी की वजह से हेमकुंट साहिब की यात्रा पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को अटलाकोटी से 200 यात्रियों को वापस घांगरिया भेज दिया गया। वहीं 1430 यात्रियों को घांगरिया से वापस गोविंद घाट भेज दिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से मौसम साफ होने तक सुरक्षित जगहों पर रुकने की अपील की है। चमोली पुलिस ने मौसम खुलने के बाद यात्रा को लेकर फैसला करने की बात कही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गंगोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन गंगोत्री मेन गेट से बस अड्डे तक रास्ते की चौड़ाई कम होने की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संकरा रास्ता होने की वजह से 50 मीटर तक श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में और बस स्टैंड तक आने में मुश्किल हो रही है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि कैसे गंगोत्री धाम में श्रद्धालु एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस जगह को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही इस जगह पर किसी पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। रुकने की, खड़े होने की, गिरने की कोई ये नहीं है। हर धक्के पे धक्के आ रहे हैं, बीमार को कोई संभालने वाला। बुलेटिन में अब बात मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के वायरल वीडियो की भी कर लेते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में खूब घमासान देखने को मिल रहा है। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट मामले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुरेंद्र नेगी के समर्थकों ने गुमानीवाला में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें शहर और आसपास के तमाम विपक्षी नेता और प्रतिनिधि सुरेंद्र नेगी के समर्थन में पहुंचे। महापंचायत में बीजेपी नेता भगत राम कोठारी भी पहुंचे थे, जिन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट वाली घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल की ये कोई पहली हरकत नहीं है, वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने सीएम धामी से प्रेमचंद अग्रवाल को पद से हटाने की मांग की है। भगत राम कोठारी ने दावा किया कि अगर सीएम जनता की मांग के मुताबिक एक्शन नहीं लेते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार उत्तराखंड की 5 सीटें हार जाएगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी नेता भी अब प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है, सुरेंद्र नेगी का परिवार लगातार हमलावर है और मामले को लेकर सियासत भी खूब परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या अब उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मामले में जांच पूरी होने दीजिए, जांच पूरी होने के बाद जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश के लोग अपने आप में बहुत मजबूत लोग हैं। ऋषिकेश के लोग के अंदर मानवता जिंदा है। आज आपने देखा होगा 500 कुर्सियां तो लगी है और हजारों लोग साथ में खड़े हुए हैं और उधर छतों में सब जगह लोग सुनने का भी काम कर रहे हैं। ये महापंचायत के माध्यम से जब सरकार ने सुनना बंद कर दिया, राज्यपाल जी ने सुनना बंद कर दिया, तो लोग, ये परिवार महापंचायत के माध्यम जनता की अदालत में जाने का काम कर रहा है और जनता की अदालत में न्याय मांगने के आया है। और हमने इनसे आश्वासन दिया है, आप जिस स्तर तक लड़ाई में जाने के काम करेंगे, हम आपके साथ में तन मन और धन से रहेंगे, हर पल रहेंगे।
आप तो देख रहे हैं ये सब, ये जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई है महापंचायत के रूप में, और इसी रूप में जब हमें न्याय व्यवस्था डगमगाती हुई दिखी तो हमने महापंचायत का आह्वान किया, और महापंचायत ये जरूर तय करेगी कि ये न्याय, ये आवाज धामी जी तक पहुँचे, सीएम मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक पहुँचे, और हमें। उत्तराखंड सरकार अतिक्रमण के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशासन भी अतिक्रमण को लेकर सख्त नजर आ रहा है। बाजपुर में भी प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बता दें कि इस दौरान प्रशासन ने केलाखेड़ा की मेन मार्केट से अतिक्रमण हटाया। जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। प्रशासनिक कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ फड़ व्यापारी खुद अपनी दुकान हटाते हुए भी नजर आए। ये आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ केलाखेड़ा क्षेत्र में वृहद रूप से अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में भी जो अतिक्रमणकारी थे उनको नगर पंचायत की ओर से नोटिस दिया गया था। उसके पश्चात जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में आज मुझे यहाँ पे मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है इस कार्रवाई में, और ये अभियान आज हम चला रहे हैं। मुख्यतः जो हमारी सरकारी ज़मीन है, जो केलाखेड़ा नगर पंचायत ऑफिस है, नगर पंचायत के सामने के जो फड़ और दुकानें हैं वो नदी की भूमि में आती हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पे अभी अभियान चल रहा है ये भट्टे के अंतर्गत आता है। दोनों ही सरकारी ज़मीन है, और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय से लोग अवैध अध्यासन किए हुए थे और वहाँ पे काफ़ी दुकानें चल रही थी, तो आज पुलिस पीएसी के साथ यहाँ पे एक संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून की डीएम सोनिका से मिली जानकारी के मुताबिक केवल धार्मिक संस्थाओं में काम करने वाले लोगों का ही सत्यापन नहीं हो रहा है, बल्कि अन्य लोगों के सत्यापन का काम भी लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि इनमें फड़, ठेला लगाने वाले और किराएदारों के सत्यापन का काम भी शामिल है। डीएम से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों के सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। ये सभी के लिए था, रेडी, फर्ड, किराएदार, सभी का वेरिफिकेशन, जो कि जिसके इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए थे। तो हमारे द्वारा करीबन 30,000 प्लस लोगों का वेरिफिकेशन की कार्रवाई हो गई है, और आगे भी एसएसपी साहब और उनकी पूरी टीम जो है वेरिफिकेशन की कार्रवाई। विकासनगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान लव जिहाद की घटनाओं से चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने इन मामलों को लेकर उच्च स्तरीय जांच और फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बचवादून इलाके में पिछले एक हफ्ते में अलग अलग 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें पीड़िताओं की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र करके हिंदू युवतियों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मामलों की जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। ये बाकायदा पिछले एक हफ्ते में 3 घटनाएं सामने आई। सहसपुर विधानसभा में यहाँ पर एक हमारा सभा वाला में वो घटना, वहाँ पे उस लड़की ने जो बयान किए वो अपने आप में पर्याप्त है बताने के लिए। एक यहाँ पर बाड़वाला में गोरखाली समुदाय की एक लड़की का, उसको भी इसी प्रकार से ट्रैप में फंसाया गया। और कल सहसपुर विधानसभा में ही एक कोटड़ा गांव है, वहां के एक महिला को भी ये इसी प्रकार से एक ट्रैप में फंसाया गया। और जब उनको राउंड अप कराया, कल उनकी गिरफ्तारी कराई विकासनगर में, तो जो व्यक्ति इसमें मुख्य आरोपी हैं उसका केरल से गहरा कनेक्शन है। उसका लगातार केरल आना जाना था। 2 दिन बाद भी वो केरल जाने वाला था। इस महिला को उसने अपनी जात, धर्म और नाम बदल करके फंसाने का, ट्रैप में फंसाने का काम किया, और बाकायदा उसकी अश्लील तस्वीरें, अश्लील वीडियो बनाने का काम किया, और फिर उसका शोषण ठीक उसी प्रकार से जैसे केरल स्टोरी के अंदर दिखाया गया, उसी प्रकार से उसका शोषण करना और उसको रेडिकलाइज करने का प्रयास किया।
सरकार की देश में 2027 तक पर्यावरण संरक्षण और जल संकट से उबारने के लिए अभियान में हर नागरिक को जोड़ने की योजना है, जिसके लिए देहरादून में भी नगर निगम मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान चलाने जा रहा है। अभियान के तहत शुरुआत में 50 केंद्र चुने गए हैं। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि गुजरात के बढ़िया से 20 अक्टूबर को मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन की शुरुआत की गई है, जो पूरे देश में चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कैंपेन का मकसद 2027 तक पर्यावरण संरक्षण के साथ जल संकट के बड़े खतरे को देखते हुए लोगों को जागरूक करना है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि शहर में 50 कलेक्शन सेंटर भी स्थापित किए गए हैं, जहां अनुपयोगी कपड़े, जूते, चप्पल, खिलौने, ठोस प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉनिक सामान कलेक्ट किया जाएगा। 5 जून को यह सामान जरूरतमंद लोगों या फिर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम में भी लोग बेकार सामान दे सकते हैं, जिसे या तो रीयूज किया जाएगा, रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा या फिर उन लोगों को भेजा जाएगा जिन्हें इस सामान की जरूरत है। इसकी शुरुआत हमने अपने नगर निगम से करी है। उसमें उसके 2 हेतु हैं। एक तो जो किसी के पास सामान बेकार पड़ा है और उसके यूज का नहीं है, तो उसको अगर जितने हमारे सेंटर खुले हैं, जितने हमारे नगर निगम में हमने खोले हैं, और किसी को ज़रूरत भी उस सामान की हो सकती है, जैसे कॉपी है, किताब है, कपड़े हैं, सभी सामान है उसमें, तो जिसके लिए बेकार है और किसी के लिए वो इस्तेमाल की है, तो उससे जो है हमारा जो स्वच्छ दून सुंदर दून का जो हमारा नारा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसका जो पीछे की सोच है वो यही है कि कोई भी सामान जो है वेस्ट नहीं जाना चाहिए, किसी न किसी के वो काम आए। इसलिए हमने नगर निगम में भी शुरू किया और जगह भी हम इस काम को करते हैं। पौड़ी में सेंट थॉमस स्कूल के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 50 सालों में सेंट थॉमस स्कूल ने छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने बताया कि देश में सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर काफी काम हो रहा है। एनईपी 2020 के लागू होने से देश में राष्ट्रभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिल रहा है। टॉपर बच्चे हमारे जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक बच्चे 70% नंबर लाएंगे, उनको हम 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने वाले हैं। ये भी देश का पहला राज्य है। जो भी 18-19% बच्चे फेल हो जाते थे अभी तक, उनके लिए आप एक मौका और दे रहे हैं। हम 2 पेपरों में वो अंक सुधार परीक्षा इसी साल से शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा, हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं। चौथा जो है, हम जो 40 लाख बच्चे उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं हमारे, उन बच्चों को निःशुल्क दवाई देने का भी हमने निर्णय किया है कि स्कूलों में दवाइयाँ दी जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है। साथ में हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, 17 लाख बच्चों को हम किताबें फ्री दे रहे हैं, बस्ता फ्री दे रहे हैं, जूते फ्री दे रहे हैं, लड़कियों के लिए साइकिल फ्री दे रहे हैं, कक्षा 8 तक बच्चों को खाना फ्री दे रहे हैं, और अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्लस्टर स्कूल भी बनाए जाएंगे। पर मैं विद्यालय परिवार और समस्त छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। उनका जो है गोल्डन जुबली का ये उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर बहुत अच्छे कार्यक्रम बच्चों ने दिखाए। बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं और जो उनकी तैयारी थी बहुत अच्छी थी, और मैं समझता हूँ कि विद्यालय इस तरह का कार्य कर रहा क्षेत्र में तो अच्छे लक्षण हैं कि हमारे उत्तराखंड में इस तरह का विद्यालय उपलब्ध है। हमारा जो संस्था का एक उद्देश्य है उत्तराखंड में विशेष करके जो अनडेवलप्ड एरिया है, दूरस्थ एरिया है, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें, क्योंकि जब उत्कृष्ट शिक्षा बच्चे पाएंगे तो वो अच्छे नागरिक बनने में उनकी सहायता मिलेगी। जो देश के विकास है अच्छी नागरिकता से प्राप्त होती है, तो यह हमारा मानना विश्वास है। और दूसरी बात है कि उत्तराखंड में जो पलायन
अभी की स्थिति बनी हुई है वो शिक्षा के अभाव से भी हो रहा है। तो हमारी संस्था का प्रयास रहेगा कि जो शिक्षा के अभाव से पलायन हो रहे हैं उसको रोका जाए ताकि हमारे उत्तराखंड का विकास हो। बुलेटिन के आखिर में बात श्रीनगर गढ़वाल की भी कर लेते हैं, जहां अलकनंदा नदी में छलांग लगाने वाली महिला मनीषा भट्ट की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें कि मनीषा जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं। बीते गुरुवार को उन्होंने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद एक युवक ने नदी में कूदकर महिला को बचा लिया था। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को संयुक्त अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद महिला को श्रीकोट अस्पताल भेजा गया, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। मृतक महिला के पति गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनगर परिसर में कार्यरत हैं। उन्होंने मामले को लेकर पुलिस में तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी के उनके पूर्व विभागाध्यक्ष और कॉलेज के वर्तमान निदेशक डॉक्टर वाई सिंह और मौजूदा विभागाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. गौतम उत्पीड़न कर रहे थे। मनीषा भट्ट के मातृत्व अवकाश और फिर पदोन्नति में भी इन लोगों ने रोड़ा डाला था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने आत्महत्या करने के लिए नदी में छलांग लगा दी थी। ये एक रेफर्ड केस कल हम लगभग 2 बजे के आसपास सो कंबाइंड हॉस्पिटल से मेरे पास आए थे, जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में, उसका पल्स रेट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और पूरा फेफड़ा वगैरह में उसके पानी थे। जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट यहाँ पर किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगभग 5 बजे के आसपास वो एक्सपायर कर गई। देखिए, कल दिन में करीब 1 बजे के आसपास एक महिला द्वारा अलकनंदा नदी में छलांग लगाई गई थी, जिसकी पहचान मनीषा भट्ट के रूप में हुई है, जो घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। परिजन आ गए हैं उनके, पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शिकायत प्राप्त होगी उसकी जांच। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।